हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी, जिसमें कि हम लोग करेंगे चैप्टर 4 का नाम है न्यायपालिका। इसके पहले चैप्टर 1, 2, 3 करा दिया गया है, तो आप लोगों ने नहीं देखा, जाकर देखिए। इसमें हम लोग का उद्देश्य है कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का एनसीईआरटी कराना। इसमें क्लास 6 से 7 करा दिया गया है, और देखना चाहे तो देख सकते हैं। और लगातार वीडियो बनाया जा रहा है, तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। अखबार पर नज़र डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि आप इकाई 2 में पढ़ चुके हैं, हमारे देश में कानून शासन चलाता है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं, जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है? क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सुप्रीम कोर्ट के बीच कोई संबंध है? इस अध्याय में आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। तो देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का है। न्यायपालिका की क्या भूमिका है? तो जैसे मान लीजिए, अगर कभी क्वेश्चन ने पूछा ऐसे डायरेक्ट कि न्यायपालिका की क्या भूमिका है, तो कोई ये डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती है। वे यह तय कर सकती हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करना चाहिए। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती हैं। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है: विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। देखते हैं विवादों का निपटारा कैसे करता है। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। न्यायिक समीक्षा, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। अब आता है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया यानी 1937 से 49 की भांति यह न्यायालय भी अपने संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में एक है। क्वेश्चन है, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक भी किसी नेता के खिलाफ मुकदमा जीत सकता है? अगर नहीं तो क्यों? तो पढ़ते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला करा सकते हैं, ट्रांसफ़र करा सकता है। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं, तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है, उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। इससे स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं, न ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। इसीलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भी भारी ताकत देती है।
इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती हैं। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो अदालत में जा सकता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन एक और है, 2 वजह बताइए कि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य क्यों होती है। तो आप लोगों ने देखा, इसीलिए ज़रूरी है कि सरकार और न्यायालय के बीच में भूमिका न हो, वरना तो नागरिकों का मूल अधिकार का भी हनन हो सकता है। दोनों मिलकर ही काम करेंगे और किसी को न्याय ढंग से मिलेगा ही नहीं। भारत में अदालतों की संरचना कैसी है, तो पढ़ते हैं कैसी है अदालतों की संरचना। हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं, सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती है। यह बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिलों में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मुखिया होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मानने होते हैं। देखिए कि ये पिरामिड बनाया गया है जो कि अदालत को दर्शाता है। देखिए सबसे जो ऊपर है वो सुप्रीम कोर्ट को दर्शाता है, बीच में हाई कोर्ट को दर्शाता है और सबसे नीचे जो निचली अधीनस्थ न्यायालय को दर्शाता है। तो पिरामिड के आधार पर आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक नोट्स है। हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली हाई कोर्ट का गठन 1966 में हुआ था। देखिए याद रखिए डेट 1966। आज देश भर में 25 हाई कोर्ट हैं। बहुत सारे राज्यों के अपने हाई कोर्ट हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में है। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों से असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही हाई कोर्ट रखा गया है। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश यानी अमरावती और तेलंगाना हैदराबाद में अलग अलग हाई कोर्ट हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ अन्य हाई कोर्ट की राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ यानी बेंच भी है। अब बढ़ते हैं, ये देखिए मद्रास हाई कोर्ट है और देखिए यहाँ पर फोटो में नीचे दर्शाया गया है पटना हाई कोर्ट, ऐसे है। इसके नीचे भी है, देखिए ये कर्नाटक का हाई कोर्ट है, ताकि आप लोग इसे हाई कोर्ट का फोटो देखे रहिए, ताकि कहीं पर भी देखे तो पता चल जाएगा। देखिए ये कर्नाटक का है, तो ये पटना का है, तो ये मद्रास का है। नहीं भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रहेगा तो अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ, भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने होते हैं। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। अपील की व्यवस्था में समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। यह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है जो निचली अदालत में सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे जहां लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रहते थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। वह जली हुई थी। सुधा के घरवालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया था। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। वहाँ उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। अपनी बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी कि तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण और उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सज़ा सुनाई। 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में
अपील दायर की। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी, वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। शायद आपको कक्षा 7 की इस किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा। उसमें आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही हैं। हाई कोर्ट के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफ़ी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और अपील दायर कर दी। यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन्स लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उपरोक्त मामले को पढ़ने के बाद 2 वाक्यों में लिखिए कि अपील की व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। जिससे वो केस चल रहा था अदालत में, अधीनस्थ अदालत में चला, फिर है कि हाई कोर्ट में चला, तो उसी के बारे में बताना है। तो बताना चाहे तो बता सकते हैं। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने से के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर दी। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो हाई कोर्ट के फैसले से अलग था। सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण और उनकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। यहाँ पर एक नोट्स है, अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। देखिए इस नामों से बुलाया जाएगा तो कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, वो सेम क्वेश्चन वही रहेंगे, जिला न्यायालय। अब यहाँ पर देखते हैं विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएँ कौन सी हैं। दहेज हत्या का मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फर्क को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका देखें। जैसे कि देखिए यहाँ पर फौजदारी और दीवानी, देखिए 3 प्रकार के हैं, तो इसमें पढ़ते हैं कि फौजदारी में क्या है और दीवानी में क्या है। पहला है, ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या आदि। दीवानी में क्या है कि इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित होता है। दूसरा है फौजदारी में, इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना यानी रिपोर्ट यानी FIR दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। तो दूसरा दीवानी में क्या है, प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। तीसरा क्या है फौजदारी में, अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। तो तीसरा दीवानी में क्या है, अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। देखिए फौजदारी में यही है कि उसमें मर्डर वगैरह है तो FIR वगैरह का हमेशा रहता है, लेकिन दीवानी में कुछ समझा बुझा कर हटा दिया जाता है, कुछ पैसे उसे उसको राहत सामग्री दिया कर। तो यही होता है दीवानी और फौजदारी का मतलब समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है, तो ये क्वेश्चन है, चलिए इसको हम जानते हैं। सिद्धांततः भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा और कागजी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका यानी PIL की व्यवस्था विकसित की थी। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है।
न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के नाम भेजे गए पत्र या तार यानी टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों के अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया था। क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन जो मिड डे मील दिया जाता है उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। दाईं ओर चित्र दिए गए हैं और देखिए नीचे दिए गए वितरण को देखिए, जैसे कि चित्र 1, 2, 3, 4 है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे उसके बाद चित्र देखेंगे। चित्र 1 में वर्ष 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया। देखिए चित्र 1 में भारी भोजन का अभाव पड़ गया था, दिखाया गया है। यहाँ पर भैंसों को भी दिखाया गया है। फिर चित्र 2 में है सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे, बहुत सारा गेहूं चूहों की भेंट चढ़ गया था। देखिए ये है अनाज को दिखा गया दूसरा वाले में यहाँ पर। फिर तीसरा चित्र है इस स्थिति को देखते हुए पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नामक एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। राज्य के इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया कि उसके पास संसाधन नहीं है। इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। तो देखिए यहाँ पर है तीसरा वाला। अब चौथा देखते हैं, लास्ट है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह नए रोजगार पैदा करें, राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराएं और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए 2 खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया। तो देखिए यहाँ पे मिड डे मील दिखाया गया है। अब आगे आता है आम आदमी के लिए अदालत तक पहुँचना ही न्याय तक पहुँचना होता है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती है, जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा है। अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसीलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना यानी मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध है। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है। अब यहाँ पर है ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। नीचे इस फैसले के कुछ अंश दिए गए हैं। इसे पढ़ने से पता चलता है कि न्यायाधीशों ने अपने जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार से किस तरह जोड़कर देखा। अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज़्यादा होता है। इसका मतलब केवल यह नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्युदंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। जीवन के अधिकार का यह एक आयाम है। इस अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। किसी भी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी बस्ती से उजाड़ देने पर उसके आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। यह एक ऐसी बात है जिसे हर मामले में साबित करने की जरूरत नहीं है। प्रस्तुत मामले में अनुभाविक साक्ष्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों पर रहते हैं, क्योंकि वे शहर में छोटे मोटे काम धंधों में लगे होते हैं और उनके पास रहने की कोई और जगह नहीं होती। वे अपने काम करने की जगह के आसपास किसी पटरी पर या झुग्गियों में रहने लगते हैं। इसलिए अगर उन्हें पटरी या झुग्गियों से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार ही खत्म हो जाएगा। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने से वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे। इस प्रकार जीवन से भी वंचित हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे, जबकि पहले वाले फैसले यानी जैसे 1985 में
ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया फैसला में झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था। न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल होता है। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरे तरह स्वतंत्र हो। यह हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, न्यायाधीशों की कमी से मुकदमा करने वालों को न्याय मिलने में होने वाले प्रभाव की चर्चा करें। देखिए ये क्वेश्चन, अब यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो गया है, अभ्यास प्रश्न है। देखिए इसमें पहला है, आप पढ़ चुके हैं कि कानून कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। आपकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? तो अगर क्वेश्चन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है, उसे फिर पढ़ें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा है? अब देखिए यहाँ पर नीचे स्तर दिया गया है, इसका बताना है। फिर चौथा भी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां अगले पन्ने पर शब्द संकलन के दिया गया है। देखिए यहाँ पर बरी करना क्या होता है। जब अदालत किसी व्यक्ति को उन आरोपों से मुक्त कर देती है जिनके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है तो उसे बरी करना कहलाता है। अपील करना, तो निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष उस पर पुनर्विचार के लिए ऊपरी न्यायालय में जाता है तो उसे अपील करना कहा जाता है। मुआवजा, किसी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए दी जाने वाले पैसे को मुआवजा कहा जाता है। बेदखली क्या होता है? अभी लोग जिस ज़मीन मकानों में रह रहे हैं यदि उन्हें वहां से हटा दिया जाता है तो उसे बेदखली कहा जाएगा। उल्लंघन क्या होता है? किसी कानून को तोड़ने या मौलिक अधिकारों के हनन की प्रक्रिया को उल्लंघन कहा जाता है। तो देखिए आज हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4 न्यायपालिका था। तो बताइएगा कि न्यायपालिका चैप्टर आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ने से बेस मजबूत होता है। ऐसे ही न्यायपालिका का इस समय हम लोग सामान्य तरह से पढ़े हैं। अभी और आगे चैप्टर में पढ़ते जाएंगे, चैप्टर में क्या और आगे क्लास में पढ़ते जाएंगे तो और हार्ड होता जाएगा, और हार्ड क्या और ज़्यादा समझ में आएगा, विस्तृत तरीके से बताया जाएगा। तो पढ़ते रहिए, ऐसे ही बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।